Education Question Paper 2024. So the first question of this session, given below are two statements. Statement 1, use of ICT in research is a superimposition that should be discouraged. Research ethics and its observance has to be a mandatory requirement. In the light of the above statement, choose the correct option. So the option are statement 1 is false, but statement 2 is true. Statement 1 is true, but 2 is false. Both statement 1 and 2 are true. Statement 1 and 2 are false. So the answer of this question is option A, that is statement 1 इज फॉल्स whereas स्टेटमेंट टू इज ट्रू। कि देखिए कि जब हम लोग आईसीटी का बात कर रहे हैं रिसर्च में, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज ए सुपर इम्पोजिशन दैट शुड बी डिस्करेज्ड। कि ये जो आईसीटी का यूज है ये इसी को डिस्करेज करना चाहिए। हो गया, इसका मतलब ये है अगर हम लोग डायरेक्टली सोचे तो। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको कुछ लिमिट करना चाहिए। स्टेटमेंट टू को अगर हम देखें, रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस हैज टू बी ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये जो है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि विदाउट एथिक्स अगर रिसर्च हो रहा है तो वो यूजलेस होता है और उसका जो वैलिडिटी है और उसका जो जनरलिबिलिटी है वो क्या रहता है, एकदम से कम हो जाता है। नेक्स्ट, इन डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्ड एट। कि ऑप्शन नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल। अब लोग को पता ही है कि जो टीचिंग का लेवल है वो चार लेवल देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये जो आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कौन सा स्टेज पर डेवलप होता है, लेवल पर डेवलप होता है, वो है ऑप्शन सी, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, ये है तीन लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जिसी को कि थॉटलेस थॉटलेस लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चा को सोचना नहीं पड़ता है। और इसी का जो वो फाउंडर थे वो है हार्वर्ड। दूसरा वाला है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसी को कि थॉटफुल लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चा को सोचना पड़ता है। और इसी का जो फादर है वो है मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव लेवल जिसी को कि हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सोचना पड़ता है, और इसी का जो फादर है वो क्या है, हंट। हो गया, इस तरह से ये तीन लेवल ऑफ टीचिंग है। अगर मेमोरी लेवल्स का जो एडवांटेजेस है अगर उसको दिखें तो यहाँ क्रिएट ए बेस फॉर अदर लेवल ऑफ टीचिंग। कि ये मेमोरी लेवल अलग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए क्या करता है कि एक तरह से बेस प्रिपेयर करता है। और जो स्लो लर्नर होते हैं इनके लिए ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है, और ये स्टूडेंट को न्यू कॉन्सेप्ट जो है उसको लर्न करने के लिए हेल्प करता है। अगर इसी का डिसएडवांटेजेस का बात करें तो ये लॉस और रिकॉल इन्फॉर्मेशन, कि अगर कुछ चीज़ हम लोग रटे होंगे तो वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है कि लॉस हो जाता है, और उसको हम लोग अच्छे से रिकॉल्स नहीं कर पाते। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और ये लेवल्स में जो टीचर का डोमिनेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, टीचर यहाँ सब कुछ रहता है, और यहाँ लिमिटेड इंटरेक्शन दिखने के लिए मिलता है स्टूडेंट टीचर के बीचों बीच। नेक्स्ट अगर हम देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ जो है प्रोमोट गुड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। यहाँ स्टूडेंट और टीचर के बीचों बीच बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हमको दिखने के लिए मिलता है, और ये एक एंट्री लेवल का जैसे काम करता है। वो थॉटफुल सोचने के लिए ये एक एंट्री लेवल टीचिंग का जैसे काम करता है, और ये लर्निंग जो है उसी को एनहांस करता है। इसी को अगर इसी का डिसएडवांटेजेस जो है इसी को अगर हम देखें तो ट्रेंड टू बी टीचर सेंट्रेड, ये भी टीचर सेंट्रेड होता है और लेस फोकस करता है इंडिविजुअल्स लर्निंग के ऊपर। रिफ्लेक्टिव का बात करें तो यहाँ जो है ये एक लर्नर सेंट्रेड अप्रोच है, और यहाँ बच्चा का जो क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब चीज़ क्या होता है, डेवलप होता है। और यहाँ बच्चा को ज़्यादातर क्या मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अगर डिसएडवांटेजेस का बात करें तो ये जो स्लो और लोअर ग्रेड क्लासेस है, स्लो लर्नर लोअर ग्रेड क्लासेस है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल्स नहीं रहता है, और ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है। ओके, और टीचर्स के ऊपर ये क्या करता है कि ज़्यादातर बर्डन्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा?
आप लोग को पता ही है। ऑप्शन ए डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज सर्फन, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज सेकिंग, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज सेक, digital infrastructure for knowledge sharing. So the answer of this question is option D, that is digital infrastructure for knowledge sharing. Okay, दीक्षा का जो फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा को अगर हम दिखे तो इसी को अभी बोला जा रहा है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो है दीक्षा। बहुत बार क्वेश्चन में आने वाला है और आ भी चुका है कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी को बोला जा रहा है, वो है दीक्षा को बोला जा रहा है, जिसी का फुल फॉर्म भी क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ की फॉर स्कूल एजुकेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ नेशनल एनसीईआरटी। ये देखिए ये स्कूल एजुकेशन के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और इसी को हमारा जो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अंडर के अंडर जो आता है उसी के इनिशिएटिव के तहत इसी को बनाया गया है। और इसी को 2017 में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम का थे वेंकैया नायडू, वो क्या किए थे, इसी को लॉन्च किए थे। और दीक्षा जो है adopted by most almost all the state union territories and central autonomous bodies and board including CBSE। और दीक्षा को इंडिया का लगभग सारे के सारे जो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी है वो सारे के सारे क्या किए हैं कि एडॉप्ट किए हैं। दीक्षा कैन बी एक्सेस्ड बाय लर्नर एंड टीचर across the country एंड करंटली सपोर्टेड 108 लैंग्वेजेस। ओके, कि देखिए ये दीक्षा जो है ये स्टूडेंट और उसके साथ साथ टीचर जो हैं अक्रॉस द कंट्री उनको ये क्या करता है उनके द्वारा क्या होता है कि इसी को एसेस किया जा सकता है। और यहाँ 108 108 लैंग्वेज को करंटली ये क्या कर रहा है, सपोर्ट करता है। अगर 108 लैंग्वेज से देखिए हम लोग तो 101 जो है वो इंडियन लैंग्वेज है और 7 जो है वो फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, ये निपुण भारत जिसी को बोला जा रहा है, ये बहुत बार आ चुका है। फुल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण? ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। ओके, और ये जो है ये एक नेशनल मिशन है जो हमारा एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरसी जो है उसी को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो है इसको अभी बोला जा रहा है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अभी ये दीक्षा में और एक टेक्स्ट में आप जाएंगे तो ई जादुई पितारा नाम का एक आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है कि ये एक एग्जाम्पलर ऑफ कंटेंट। ओके, ये एग्जाम्पलर ऑफ कंटेंट है जो कि इट्स नीडेड इन एनी स्कूल फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और यहाँ जो टॉयज, गेम, पजल, पपेट, पोस्टर, ओके, इस तरह का चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलता है और स्टूडेंट उसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल हेड टीचर्स holistic advancement, national initiative for school head teachers holistic advancement, national infrastructure for school heads and teachers holistic advancement. So the answer of this question is option A, that is national initiative for school heads and teachers holistic development। ओके, ये जो निष्ठा का फुल फॉर्म जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगर निष्ठा का बात करें तो अभी तक हम लोग निष्ठा 4.0 तक आ गए हैं। निष्ठा 1.0 जो कि एलिमेंट्री लेवल्स का जो हमारा टीचर और स्कूल टीचर और हेड टीचर जो है उनको डील करता है। निष्ठा 2.0 को अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी लेवल्स में जो टीचर है उनको डील करता है। 3.0 का देखें तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरसी जो हमारा निपुण भारत है उसी को डील करता है। निष्ठा 4.0 का बात करें तो ये ईसीसी जो है इसी को डील करता है। अगर हम देखें ये निष्ठा को तो इसी को डेवलप किया था कौन? द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च्ड नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा। कि देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी को जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड लिटरेसी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है वो एक नेशनल मिशन के तहत क्या किया था कि इसी को लॉन्च किया था ताकि जो लर्निंग आउटकम है एलिमेंट्री लेवल्स में, ओके, उसी को क्या किया जाए, एनहांस किया जाए। और ये एक नेशनल स्पॉन्सर स्कीम था
समग्र शिक्षा के तहत इसको 2019-20 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये निष्ठा जो है, ये क्या है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रोग्राम है जहाँ की इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। हो गया कि ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसी के तहत ही क्या किया जा रहा है कि जो क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन का, उसी को इम्प्रूव किया जा रहा है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। हो गया। और इसी का जो एम है वो क्या है, टू बिल्ड कॉम्पिटेंसीज एमंग ऑल द टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल। कि इसका जो एम है वो क्या है कि जो टीचर्स हैं स्कूल प्रिंसिपल है, उनका कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना एलिमेंटरी स्टेज में। हो गया। और निष्ठा जो है ये क्या है कि एक वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हो गया। इसी को भी बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है, वो है निष्ठा। क्योंकि इसी के तहत इंडिया का लगभग सारे के सारे एलिमेंट्री टीचर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है निष्ठा का वो क्या है, इट्स द मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर टू एनकरेज फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। कि ये मिशन के तहत क्या किया जा रहा है, जो स्टूडेंट है टीचर जो है उनको मोटिवेट किया जा रहा है, इक्विप किया जा रहा है, ताकि वो लोग स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है उसी को एनहांस कर सके, उसी को वो लोग क्या कर सके, ये डेवलप कर सके। द इनिशिएटिव इज फास्ट is of its kind wherein standardized training module are developed at the national level for all state and unity। हो गया। और इसी के अंदर जो सारे के सारे जो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट और यूटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉडल बनाते हैं और उसी में अपलोड करते हैं और उसी के तहत उसको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, which among the following should be the criteria of assess a teacher made ICT source। ओके, कि इनमें से कौन सा क्या है, फॉलोइंग शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ एसएस। ओके, कि क्राइटेरिया है एसएस करने के लिए टीचर मेड आईसीटी रिसोर्स को। लैंग्वेज, कंटेंटबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ एट लर्नर्स, time taken by teacher in development of the resources। So the answer of this question is 1, 2, 3, that each language, content validity and availability of at learners end। ओके, यहाँ जो टाइम टेकन बाय टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ये इसी को क्राइटेरिया का जैसे यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, SWOT analysis implies the four processes involved in the management select the correct one। कि SWOT एनालिसिस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कौन कौन सा चार चीज के ऊपर बेस करके बनता है। सबमिशन, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, टैलेंट, स्ट्रेंथ, वेलनेस, ऑब्लिगेशन, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सबमिशन, वेलनेस, obligation, talent। So the answer of this question is option C, that is strength, weakness, opportunity and threat। Select the correct type of management, centralized and decentralized। incorrect यहाँ incorrect type of management पूछा गया है, centralized and decentralized, external and internal, dependent and independent, autocratic and democratic। So the answer of this question is option C, that is dependent and independent। ये मैनेजमेंट का दो टाइप नहीं है, हमको सेंट्रलाइज्ड देखने के लिए मिलता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी देखने के लिए मिलता है, एक्सटर्नल देखने के लिए मिलता है, इंटरनल देखने के लिए मिलता है, ऑटोक्रेटिक हमको मिलता है, डेमोक्रेटिक भी मिलता है, लेकिन डिपेंडेंट मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट हमको कहाँ नहीं मिलता है। नेक्स्ट, करेक्ट मैच द करेक्ट पेयर, कॉन्टिजेंसी मॉडल, मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, थ्री डायमेंशनल मॉडल, Hersey and Blanchard, Bill Reid and Fleder, Black and Morton। So the answer of this question is option B, that is 1 is related to 3। It means contingency model of leadership is given by Fiedler, management grid model is given by Black and Morton, situational leadership model given by Hersey and Blanchard, and three dimensional model is given by Bill Reid। अगर हम लोग कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप का बात करें तो ये जो है इसी को फेल्डर्स ने डेवलप किए थे 1960 के तहत। इट इज ए थ्योरी दैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैचिंग ए लीडर स्टाइल टू द स्पेसिफिक सिचुएशन टू अचीव ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। कि ये एक तरह का थ्योरी है और मॉडल है जो कि एम्फसाइज किया है कि जो लीडर का जो लीडरशिप स्टाइल है, हो गया,
उसी के साथ क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर की कंपोनेंट का देखिए तो लीडरशिप स्टाइल, हमको तीन तरह का लीडरशिप स्टाइल यहाँ देखने के लिए मिलता है। टास्क ओरिएंटेड लीडर, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, लिस्ट प्रीफर्ड वर्कर, हो गया। ऐसे तीन तरह का चीजें देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग टास्क ओरिएंटेड लीडर का बात करें तो ये जो है ये फोकस करता है केस के ऊपर, अचीविंग गोल एंड प्रोडक्टिविटी। जो गोल एंड प्रोडक्टिविटी है उसी के ऊपर बेस करके ही ये बनता है और इसी के ऊपर ही फोकस करता है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर का बात करें तो ये क्या करता है कि एम्फासाइज करता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, ओके, उसी के ऊपर ये एम्फासाइज करता है। और लिस्ट प्रीफर्ड्स को वर्कर को अगर हम देखिए तो यहाँ दो तरह का चीज देखने के लिए मिलता है, हाई लिस्ट प्रीफर्ड को वर्कर और लो लिस्ट प्रीफर को वर्कर, ओके। और जो हाई रहता है उसको रिलेशनशिप ओरिएंटेड बोला जाता है, लेकिन जो लो रहता है उसको क्या माना जाता है कि हमारा टास्क ओरिएंटेड माना जाता है। अगर हम लोग देखिए सिचुएशनल फेवरेबलनेस तो यहाँ तीन तरह का देखने के लिए मिलता है। हम लोग एक ग्राफिक इमेज फिगर के तरह तहत उसको समझने के लिए ट्राई करेंगे। ये जस्ट थ्योरी है कि देखिए यहाँ तीन तरह का सिचुएशनल फेवरेबलनेस देखने के लिए मिलता है। लीडर मेंबर रिलेशन, ओके, जहाँ की ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ओके, ये सब चीज को डिस्कस किया जाता है। टास्क स्ट्रक्चर, यहाँ जो क्लैरिटी ऑफ टास्क हो गया, हाई स्ट्रक्चर, फेवरेबल, इस तरह का चीजें को यहाँ डिसाइड किया जाता है। और पोजीशंस पावर, यहाँ जो अथॉरिटी लेवल है, ओके, उसी को यहाँ हम लोग दिखते हैं। अगर मैचिंग स्टाइल और सिचुएशन का बात करें तो दो तरह का चीज यहाँ रहता है, टास्क ओरिएंटेड लीडर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर देखने के लिए मिलता है। तो ये देखिए ये फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल है। आपको हम जितना भी डिस्कस किए, जैसे कि सिचुएशन, तीन तरह का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर पोजीशन पावर, ओके। ये तीन चीजें यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम दिखे तो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और लीडरशिप स्टाइल को, और क्या रहता है कि टास्क ओरिएंटेशन रहता है। और परफॉर्मेंस को भी अगर हम देखें तो यहाँ हाई या लो रहता है। और ये सब चीजों को मिलाकर क्या किया जाता है कि ये 24 टाइप्स ऑफ जो है लीडरशिप वो दिखने के लिए हमको मिलता है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड मोर्टन मैनेजरियल ग्रिड मॉडल। और ये मैनेजरियल ग्रिड मॉडल को लीडरशिप ग्रिड भी बोला जाता है। और ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसको कि रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेन एस मॉन्टन, ओके, मॉन्टन क्या किए थे कि 1960 में इसी को डेवलप किए थे। और इट इज डिजाइन टू हेल्प लीडर एंड मैनेजर टू अंडरस्टैंड देयर लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन टू की डायमेंशन। कि ये दो डायमेंशन दिए थे, कंसर्न फॉर पीपल्स, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और टास्क जिसे बोला जाता है। और इसी के आधार पर क्या कर किए थे कि वो उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, कोई भी लीडर और मैनेजर है, उसी को कैसे वो लोग समझ सके, उसी के ऊपर ये एम्फासाइज कर रहे थे। और ये एवेलुएट कर रहा था क्या, मैनेजरियल बिहेवियर बेस्ड ऑन टू डायमेंशन। कि हम लोग बोल चुका हूँ कि वो है कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ओके। और इसी के आधार पर कुछ 5 टाइप ऑफ प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट जो कि 1.1 में आ रहा था। यहाँ जो कंसर्न है वो बहुत ही कम रहता था लोगों के लिए, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ क्या रहता था, कम ही रहता था, ओके। रिजल्ट जो है यहाँ ये इफ इनइफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाता था, ओके। यहाँ क्योंकि दोनों लो लो ही रहता था। लेकिन अगर हम देखिए नेक्स्ट जो है प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट, हो गया 9.1 रहता है, ओके। और यहाँ जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा हाई रहता है, लेकिन अगर हम लोग रिलेशनशिप को देखिए, हो गया, यहाँ क्या रहता है वो एकदम लो रहता है। और ये किसी के ऊपर फोकस करता है, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है एट द एक्सपेंसेस ऑफ मोरल। कि यहाँ मोरल फोरल सब कुछ छोड़कर किसी के ऊपर फोकस करता है कि रिजल्ट आना चाहिए, इसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट जो है वो है कंट्री क्लब मैनेजमेंट जो कि 1.9, हो गया। यहाँ जो हाई कॉन्सर्न्स रहता है और हाई रिलेशनशिप रहता है, लेकिन लो जो हमारा प्रोडक्शन वो रहता है। और यहाँ ये क्या करता है कि रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट जो कि 5.5 में आता है। यहाँ दोनों मॉडरेट मॉडरेट देखने के लिए मिलता है और ये एवरेज परफॉर्मेंस को लीड करता है। नेक्स्ट है टीम मैनेजमेंट जो कि हाई कंसर्न
लोगों के लिए रहता है, जहाँ रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा रहता है, और प्रोडक्शंस भी वहाँ क्या रहता है, हाई रहता है। और ये क्या करता है, जो कोलाबोरेशन, ट्रस्ट, हाई प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ को यहाँ क्या करता है, फोस्टर करता है। कि ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि आप लोग दिख सकते हैं कि जो कंसर्न्स फॉर पीपल, ये है लो, ये है हाई, हो गया। ठीक ऐसे ये इसी को रिलेशनशिप आप मान सकते हैं, और ये जो चीज़ें है इसको आप प्रोडक्शन और टास्क मान सकते हैं। जब रिलेशनशिप कम हो रहा है और जो टास्क कम हो रहा है, तो इसको इम्प्रूवाइज बोला जा रहा है। लेकिन जब रिलेशनशिप हाई रह रहा है और जो हमारा प्रोडक्शन और टास्क जो है वो जब फ्लो रहता है, 1:1:9 माना जाता है, और इसको कंट्री क्लब बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग 9:9 को देखें तो इसको टीम मैनेजमेंट बोलते हैं, और ये दोनों एकदम टप टप में रहता है। कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दोनों यहाँ हाई रहता है। अगर लास्ट हम लोग दिखे तो यहाँ टास्क जो है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है वो एकदम कम रहता है। इसीलिए इसी को अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट माना जाता है। और मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट जो है, यहाँ सब कुछ क्या रहता है, कि एकदम मॉडरेट मॉडरेट रहता है। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल को अगर हम देखें तो इसको डॉक्टर पॉल्स हर्षिवका एंड डॉक्टर केन फ्लांचर्ड नाम का दो एजुकेशनिस्ट 1969 में क्या किए थे, प्रोवाइड किए थे। और ये क्या है कि ये एक तरह का लीडरशिप फ्रेमवर्क है जो कि एम्फसाइज करता है किसी के ऊपर एडॉप्टिंग लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड द रेडीनेस लेवल ऑफ द फॉलोअर। कि ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये किसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, कि एम्फसाइज करता है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस के ऊपर ये एम्फसाइज करता है, और उसके साथ साथ जो रेडीनेस लेवल है फॉलोअर का, उसी के ऊपर बेस करके ही ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो काम करता है। अगर हम देखिए तो यहाँ भी दो की डायमेंशन हमको देखने के लिए मिलता है, एक है टास्क और डायरेक्टिव बिहेवियर, दूसरा वाला रिलेशनशिप और सपोर्टिव बिहेवियर। जब हम लोग डायरेक्टिव बिहेवियर और टास्क का बात करते हैं तो यहाँ जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्लोज सुपरविजन है, वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन रिलेशनशिप और सपोर्टिव बिहेवियर जो है, यहाँ क्या रहता है कि यहाँ एंगेज इन ओपन कम्युनिकेशन, कि यहाँ हम लोग कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन में एंगेज रहते हैं, एनकरेज करते हैं, हो गया। और ट्रस्ट भी यहाँ बिल्ड करते हैं। और इसी के तहत चार तरह का लीडरशिप स्टाइल को बनाया गया है, जिसको कि बोला जाता है टेलिंग, डायरेक्टिंग, सेलिंग और कोचिंग, पार्टिसिपेटिंग, सपोर्टिंग, हो गया, डेलीगेटिंग। ऐसे चार तरह का देखने के लिए मिलता है। और टेलिंग और डायरेक्टिंग का बात जब करते हैं तो यहाँ हाई टास्क रहता है और लो रिलेशनशिप और लो बिहेवियर रहता है। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये ज़्यादातर फॉलोअर विथ लो कॉम्पिटेंसी, कि जब जो हमारा फॉलोअर लोग उनका कॉम्पिटेंसी नहीं रहता लेकिन वो लोग इंथुसिस्टिक होते हैं, तब क्या करते हैं कि हम लोग टेलिंग और डायरेक्टिंग से लीडरशिप स्टाइल को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सेलिंग और कोचिंग, जहाँ की हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप रहता है। और ये जो है ये कहाँ हम लोग यूज करते हैं, विथ सम कॉम्पिटेंस बट लो कॉन्फिडेंस, कि जब जो हमारा वर्कर है और फॉलोअर है उनका कॉम्पिटेंसी तो रहता है लेकिन उनका पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तब हम लोग ये जो टेलिंग सेलिंग और कोचिंग जो है वो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग, यहाँ जो है लो टास्क रहता है और लेकिन हाई रिलेशनशिप बिहेवियर यहाँ देखने के लिए मिलता है। ओके। और इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल है वो ज़्यादातर किसके लिए कॉम्पिटेंट रहता है, किसके लिए सुइटेबल रहता है, कॉम्पिटेंट फॉलोअर नीडिंग मोटिवेशन और सपोर्ट, कि वो लीडर और सपोर्टर जो उनका की जिनका की कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट रहते हैं लेकिन उनको मोटिवेशन और सपोर्ट का जरूरत रहता है, तब हम लोग पार्टिसिपेटिंग और सपोर्टिंग यूज करते हैं। डेलीगेटिंग का बात करें तो यहाँ सब कुछ लो ही रहता है, और जो हाईली कॉम्पिटेंट फॉलोअर है, कमिटेड फॉलोअर है, उनके लिए हम लोग ये डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल को प्ले करते हैं। ओके। नेक्स्ट सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल को देखिए तो यहाँ चार रेडनेस लेवल देखने के लिए मिलता है, R1, R2, R3, R4। R1 में आप दिखेंगे तो लो कॉम्पिटेंसी हाई एंथुसिज्म देखने के लिए मिलता है। R2 में अगर दिखेंगे तो सम कॉम्पिटेंसी लो कमिटमेंट देखने के लिए मिलता है। R3 में दोनों R3 में हाई कॉम्पिटेंसी देखने के लिए मिलता है लेकिन वेरियल कमिटमेंट दिखता है। और जो R4 है यहाँ दोनों कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट जो है वो हाई रहता है। अगर हम लोग मैच करें तो R1 इक्वल टू S1, जो कि टेलिंग हम लोग बोलते हैं,
R2 इज इक्वल टू S2 जिसको सेलिंग बोला जा रहा है, R3 इज इक्वल टू S3 जिसको कि पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं, और R4 इज इक्वल टू क्या रहता है, डेलीगेटिंग रहता है। और ये जो लीडरशिप है, इसका अगर हम लोग बेनिफिट को देखें तो ये एक फ्लेक्सिबल लीडरशिप अप्रोच है, और ये क्या करता है कि जो टीम का जो परफॉर्मेंस है, एंगेजमेंट है, उसको एनहांस करता है, इम्प्रूव करता है, और जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है उसको ये सपोर्ट करता है। ओके, सो द नेक्स्ट, ये इसी का क्या है कि जो ग्राफिकल और इमेज के साथ रिप्रेजेंट किया गया है कि आप देख सकते हैं कि जब डायरेक्टिव बिहेवियर और सपोर्टिव बिहेवियर लो रहता है तब डेलीगेटिंग बोला जा रहा है। हो गया, जब डायरेक्टिव बिहेवियर हाई रहता है लेकिन लीडर जो जब सपोर्टिव बिहेवियर लो रहता है तब डायरेक्टिव बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप का बात करें तो इसको विलियम जेम्स रेडेंस दिए थे। हो गया, और ये जो है ये क्या करता है, बिल्ड ऑफ अर्ली लीडरशिप थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग थर्ड डायमेंशन इफेक्टिवनेस, की पहले इसका तो दो डायमेंशन था लेकिन बाद में और एक डायमेंशन इफेक्टिवनेस जोड़ दिया गया, और ये जो मॉडल है इसी को दिए थे। और इसका कोर एस्पेक्ट को अगर हम दिखे तो तीन तरह का चीज देखने के लिए मिलता है, टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और इफेक्टिवनेस। हम लोग टास्क ओरिएंटेशन, जहाँ की हम लोग कोई भी टास्क और ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए उसी के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ हम लोग किससे रिलेशनशिप को बनाया जाएगा और उसके साथ साथ कैसे कोलाबोरेशन कोऑपरेशन को फोस्टर किया जा सकेगा, उसी के ऊपर बात करते हैं। और जो तीसरा जिसको कि लास्ट में ऐड किया गया है, इफेक्टिवनेस, ये हम लोग देखते हैं कि हाउ वेल ए लीडर एडॉप्ट देयर स्टाइल टू मीट सिचुएशनल डिमांड, कि एक सिचुएशनल डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितना दूर तक एक लीडर एडप्ट कर पा रहा है उनका स्टाइल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इफेक्टिवनेस बोलते हैं। और इसी के ऊपर आधार करके फोर टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल देखने के लिए मिलता है, सेपरेटेड, रिलेटेड, डेडिकेटेड, इंटीग्रेटेड। ओके, अगर सेपरेटेड का बात करें तो यहाँ लो रिलेशनशिप रहता है, लो फोकस भी रहता है। ओके, और इसको ऑन ऑन इन्वॉल्व भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहता है। रिलेटेड का बात करें तो यहाँ रिलेशनशिप जो है वो हाई में रहता है, लेकिन यहाँ जो टास्क है वो एकदम लो में रहता है। हो गया, रिलेशनशिप ड्रिवन, और ये जो चीज़ है रिलेटेड, ये रिलेशनशिप ड्राइवन है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड, जहाँ की हाई टास्क हमको देखने के लिए मिलता है, लो रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है, और ये जो है ये रिजल्ट ड्राइवन है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मॉडल, इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ लीडरशिप, जहाँ की दोनों हाई हाई देखने के लिए मिलता है, और इसको बैलेंस्ड लीडरशिप टाइप बोला जाता है। देखिए कि ये है इफेक्टिवनेस डायमेंशन, और उसके ऊपर आधार करके तीन तरह का चीज़ें किया गया है। जब ये रिलेशनशिप टास्क ओरिएंटेड का बात कर रहे हैं तो रिलेटेड, सेपरेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड कर रहे हैं, लेकिन जब इन अप्रोप्रिएट हो रहा है तब उसको मिशनरी, कंप्रोमाइजर, डिजेटर और ऑटोक्रेट बोल रहे हैं। जब अप्रोप्रिएट होता है तब डेवलप, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक, बिनोवलेंट, ऑटोक्रेट, ऐसे हम लोग एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वीक पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, नॉर्मेटिव अप्रोच, comprehensive approach, emphasis on policy, emphasis on vision. So the answer of this question is emphasis of vision, policy. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल का बात करें तो ये क्या करता है कि बच्चों जो है और फॉलोअर जो है यहाँ उनको इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग काम कर सके और उनका जो गोल है उसको अचीव कर पाए। हो गया, बाय फोस्टरिंग इनोवेटिव पर्सनल ग्रोथ एंड कमिटमेंट टू शेयर वर्जन, इट एम्फसाइज। ओके, और ये जो चीज़ है ये कोलाबोरेशन, एम्पावरमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देता है। और इसी का कोर कंपोनेंट को देखिए तो चार आई हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आइडियलाइज्ड, इंस्पिरेशनल, इंटेलेक्चुअल्स, इंडिविजुअलाइज्ड, कंडीशंस। ऐसे चार तरह का आई देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको तो फोर आईज बोला जाता है। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस का बात करें तो यहाँ लीडर का जो एक्ट है, आज एथिकल रोल मॉडल, अर्न ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, यहाँ लोगों के लिए लोगों का जो फॉलोअर का ट्रस्ट और रेस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन का बात करें तो यहाँ जो लीडर है वो आर्टिकुलेट करना चाहिए एक कंपेलिंग वर्जन ऑफ इंस्पायर एंथुसिज्म। हो गया, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। ट्रेड का बात करें तो यहाँ सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी, विजनरी थिंकिंग,
एथिकल स्टैंडर्ड, प्रोएक्टिविटी, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलता है। ठीक ऐसे यहाँ दो तरह का लीडरशिप स्टाइल देखने के लिए मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजिशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है, लेकिन ट्रांजिशनल जो है वो शॉर्ट टर्म गोल के साथ चलता है। अगर मोटिवेशन का बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल में इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ट्रांजिशनल में जो हमारा एक्सटेंसिंग मोटिवेशन, जैसे कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अप्रोच का बात करें तो ये एनकरेजेस करता है इनोवेशन के लिए, लेकिन ट्रांजिशनल में मेंटेन करता है स्ट्रक्चर को। अगर हम लोग रिलेशनशिप को देखिए तो ट्रांसफॉर्मेशनल में कोलाबोरेटिव रहता है, लेकिन ट्रांजिशनल में डायरेक्टिव रहता है। अगर एग्जांपल को देखिए तो स्टीव जॉब्स, जो कि एक रिवोल्यूशंस लेकर आए हैं उनका टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी फील्ड में, उनका एक विजनरी लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट हम लोग अगर देखिए जेफ बेजोस, जो कि अमेजन का सीईओ हैं और फादर हैं, तो वो क्या किए कि जो ई कॉमर्स है उसको वो चेंज ही कर दिए। और इसका जो मेन रीजन है वो है लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट बाराक ओबामा, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज किए थे। हो गया। ठीक ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखिए, हु इज कंसिडर्ड as the father of psychodynamic trait of leadership? Carl Jung, Sigmund Freud, J.H. Pestalozzi, Alfred Bandura. So the answer of this question is option B, that is Sigmund Freud. Six Sigma, aiming at performance improvement using problem solving practices, in which sequence? AMCID, MACDI, DMAIC, CDAMI. So the answer of this question is option C, that is CMAIC. कि अगर सिक्स सिग्मा का बात करें कि एक डाटा ड्राइवन मेथोडोलॉजी है एंड सेट ऑफ टूल, हो गया, और एक सेट ऑफ टूल है जिसको भी डिजाइन किया गया है कि टू इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग रेफर डिफेक्ट, रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी एंड एनहांसिंग क्वालिटी। कि ये सिक्स सिग्मा जो है ये एक डाटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है, हो गया, जो कि एक टूल को सेट किया है जिसके तहत कि क्या किया जा सकेगा कि जो आइडेंटिफाई और एलिमिनेट किया जाएगा डिफेक्टिव एस्पेक्ट को, रिड्यूस वेरिएबिलिटी को, हो गया, और जो क्वालिटी है उसी को भी एनहांस किया जाएगा। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1986 बिल स्मिथ एट मोटोरोला आज ए मीन्स टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज। ओके, अगर इसका की प्रिंसिपल को देखिए तो कस्टमर फोकस, डाटा ड्रिवन डिसीजंस, रिड्यूसिंग वेरिएशन, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ये इसका कुछ देखने के लिए मिलता है। और यहाँ दो जो मॉडल है उसी के ऊपर बात किया गया है, वो है DMAIC और दूसरा वाला DMADV। DMAIC का बात करें तो ये एक इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के ऊपर काम करता है, लेकिन DMADV का बात करें तो ये डिजाइनिंग न्यू प्रोसेस, इसी के ऊपर एम्फसाइज करता है। DMAIC का बात करें तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, ऐसे हमको इसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई, ऐसे ये DMADV का एक फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। नेक्स्ट DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। नेक्स्ट अगर हम देखिए, फाइंड आउट द जापानीज मॉडल ऑफ चेंज, लिविंस चेंज मैनेजमेंट मॉडल, इकागाई मॉडल, काइजन मॉडल, ब्रिज ट्रांजिशनल मॉडल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकागाई मॉडल। आप सभी को पता है कि इकागाई एक बुक में, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि रीजन फॉर बीइंग और पर्पस इन लाइफ। ओके, ये इकागाई का जो मतलब है वो है रीजन फॉर बीइंग और पर्पस ऑफ बीइंग। और ये इकागाई जो टर्म है ये जापानीज वर्ड से आया है, और जिसका मतलब, जिसका जो डीप मीनिंग है वो जापानीज कल्चर से जुड़ा हुआ है, आज ए वे टू अचीव हैप्पीनेस एंड पर्पस। और जहाँ की इसी को माना जाता है कि कैसे हम लोग अच्छे से हमारा पर्पस को अचीव कर पाएंगे और हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे, इसी के ऊपर ये एम्फसाइज किया है। और इसी का की एलिमेंट को अगर हम दिखे तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, जैसे कि व्हाट यू लव, पैशन, हमारा जो पैशन है वो आता है।
व्हाट यू आर गुड एट हमारा प्रोफेशन हो गया, व्हाट यू आर गुड एट प्रोफेशन जो कि स्किल टैलेंट के ऊपर बात करता है। नेक्स्ट व्हाट द वर्ल्ड नीड जिसको कि मिशन के तहत हम लोग लेते हैं, ओके, जिसका कि कंट्रीब्यूशंस दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी। एंड नेक्स्ट जो है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ओके, इस तरह से चीज हमको देखने के लिए मिलता है। अगर इंटरसेक्शंस का बात करें तो ये पैशन मिशन प्रोफेशन वोकेशन के साथ करता है, ओके। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ओके, इकागाई लास्ट में बीच में रहता है। और व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट यू कैन बी फेड फॉर, व्हाट यू आर गुड एट, ओके। ये चारों चीजें जो है पासन मिशन वोकेशन प्रोफेशन, ऐसे ये पांच चार तरह का चीजें को साथ क्या करता है, इंटरसेक्शन करता है। और ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का फिर चीज़ें वो क्रिएट करता है, जैसे कि डिलाइट एंड फुलनेस बट नो वेल्थ, एक्साइटमेंट एंड complacency but sense of uncertainty, comfortable but feeling of empathy, em, em, emptiness, satisfaction but feeling of uselessness, ओके। इस तरह का चीजें हमको देखने के लिए मिलता है। which one of the following is not the motto of नाक, अगर नाक को अगर हम दिखे तो इनमें से कौन सा इसका मोटो नहीं है? एक्सेलेंस, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, रेलिवेंस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज रेलिवेंस। अगर नाक का बात करें तो ये क्या है कि ये एक ऑटोनोमियस बॉडी है जिसको कि 1994 में क्या किया गया है कि बनाया गया है यूजीसी के द्वारा। और इसका जो मेन पर्पस जो है वो क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, ओके, ये इसी का जो की ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम दिखे तो इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो नेक्स्ट ना का जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस क्या करता है कि ऐसा जो कोड है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसका जो कोड है उसी के तहत क्या करता है, रजिस्टर करता है। उसके बाद IIQA हो गया, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, उसी को सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेजर एस्पेक्ट है, वो सबमिट करना पड़ता है। और ये सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को अगर हम दिखे तो यहाँ 7 तरह का चीज दिखने के लिए मिलता है। और जो सबसे पहले आता है वो है करिकुलर एस्पेक्ट, दूसरा वाला टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नमेंट एंड लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सब चीज का क्या होता है कि नाक के अंदर आता है। नेक्स्ट डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, DVP जिसको भी बोला जाता है, कि यहाँ जो सबमिट किया हुआ डाटा उसको वैलिडेशन उसका चेक किया जाता है। नेक्स्ट है SSS जिसको कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे बोला जाता है। और यहाँ क्या किया जाता है कि एक सर्वे किया जाता है कि स्टूडेंट से कि कितना दूर तक वो लोग सेटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट है पीयर टीम विजिट, उसके बाद जो पीयर टीम है वो आते हैं। और ग्रेडिंग अनाउंसमेंट, फाइनल ग्रेड अवार्ड बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव स्कोर्स, ओके। और उसके बाद ग्रेडिंग हमको देखने के लिए मिलता है। ग्रेडिंग का बात करें तो A++ को दिख रहे हैं तो 3.51 टू लेकर 4 पॉइंट तक देखने के लिए मिलता है। E+ का बात करें तो 3.26 टू लेकर 3.50 तक देखने के लिए मिलता है। ए का बात करें तो 3.01 से लेकर 3.25 तक दिखता है। B++ का बात करें तो 2.76 से लेकर 3.00, B+ का बात करें तो 2.51 से लेकर 2.75, B 2.01 से लेकर 2.50, C 1.51 से लेकर 2.0 और डी जो है नॉट एक्रेडिटेड माना जाता है। और एलिजिबिलिटी को अगर हम दिखे नाक एक्रेडिटेशन का तो ये सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन उसी को UGC और MHRD क्या करना चाहिए, एफिलिएट करना चाहिए और अप्रूव करना चाहिए। और जो कॉलेजेस है, ऑटोनोमियस कॉलेजेस है हो गया, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। और बेनिफिट को अगर हम दिखे तो ये सेल्फ असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट को एम्फासाइज करता है और बेनिफिशियल करता है। नेक्स्ट प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड फंडिंग, और उसके साथ साथ ग्रांट एंड फंडिंग उसी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। एनहांस क्रेडिबिलिटी एमंग स्टूडेंट, हो गया, स्टूडेंट के अंदर क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। एम्प्लॉयमेंट देता है, हो गया। और उसके साथ साथ प्रमोट ग्लोबल कोलाबोरेशन एंड पार्टिसिपेंट, और
उसके साथ साथ ये जो है ये क्या करता है कि जो ग्लोबल कोलाबोरेशन वो है वो दिखने के लिए मिलता है। ओके, अगर रिसेंट रिफॉर्म को दिखे तो पहले जो 8 पॉइंट जो हमारा ग्रेड हुआ करता था, लेकिन उसी को अभी रिप्लेस कर दिया गया है कि सिर्फ एक बाइनरी सिस्टम्स लागू हुआ है, एक है एक्रेडिटेड और दूसरा वाला है नॉट एक्रेडिटेड। ओके, और इंट्रोडक्शन ऑफ मेच्योरिटी बेस्ड ग्रेड एक्रेडिटेशंस और ए मेच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशंस को क्या किया गया है कि उसी में इंटीग्रेट किया गया है, और इसी के तहत इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग लेवल में कैटेगराइज किया गया है। जो 1 to 4 लेवल है उसी को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एक्सेलेंस बोला जा रहा है, और लेवल 5 में इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल एक्सेलेंस बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इफ ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डज नॉट appear right in a situation, one should go for estimate values analysis, cost effective analysis, decision tree analysis, एक्स्ट्रापोलेटेड कॉस्ट एनालिसिस। ओके, कहाँ अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही नहीं बैठ रहे तो क्या हमको यूज करना चाहिए, तो हम लोग को डिसीजन ट्री एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन INQAAHE started and where is the headquarter of the agency। ओके, कि कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पेरिस फ्रांस 1961, बार्सिलोना स्पेन 1991, लंदन यूके 1981, न्यूयॉर्क यूएसए 1981। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बार्सिलोना स्पेन 1991। अगर हम लोग देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन को, तो ये एक ग्लोबल एसोसिएशंस है जो कि प्रोमोट जो हमारा जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हायर एजुकेशन फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसी को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा INQAAH। ओके, इसी को 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था, और तब इसमें सिर्फ 8 मेंबर थे। लेकिन ओवर द टाइम्स ये बढ़ा है और अभी 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग ये QA के लिए क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी का जो हेडक्वार्टर है वो बार्सिलोना स्पेन में है, where it operate as a non-profit entity or full focused on fostering collaboration among QA agency globally। ठीक है, कि ये बार्सिलोना में जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करता है कोलाबोरेशंस जो है वो QA क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज जो है ग्लोबल लेवल पर अलग अलग कंट्री में उनके साथ कोलाबोरेट करके ये क्या करता है कि काम करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन UNCRPD? 49, 51, 50, 48। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50। अगर हम लोग देखिए देखिए UNCRPD को, तो उसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज है। ओके, और ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है जिसी को कि एडॉप्ट किया गया था UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 13 दिसंबर 2006 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, कि ये UNCRPD को 2006 13 दिसंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो इसी को एडॉप्ट किया था, और ये जो है सिग्नेचर के लिए इसको ओपन किया गया था 30 मार्च 2007 में, और 3 मई 2008 में क्या हो गया था ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था 3 मई 2008 से। अगर UNCRPD का बात करें तो इसका जो ये एक फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी है 21st सेंचुरी में, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ पर्सन विद डिजेबिलिटीज आर व्यूड ग्लोबली। ओके, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक्चुअल्स में ये पर्सन विद डिजेबिलिटी से जो लोग हैं वो कैसे देखना चाहिए, वो उनको लोग कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसी के ऊपर एम्फसाइज किया है। इसका जो मेन एम है वो है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम बाय ऑल पर्सन विद डिजेबिलिटीज, कि वो सारे के सारे प्रमोट वो सारे के सारे जो फ्रीडम है, ओके, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट है,
फंडामेंटल फ्रीडम है, उसको वो पर्सन विद डिजेबिलिटी कैसे, पीडब्ल्यूडी कैसे उसको वो एक्सेस कर पाएंगे, इसी के ऊपर ये ज़्यादातर एम्फासाइज करता है। और इसका पर्पस का बात करें तो यूएनसीआरपीटी जो है ये रीएफ्रेम्स किया है कि जो पर्सन विद डिजेबिलिटी है कि उनका भी सेम राइट है नॉर्मल लोगों का जैसा। इसी में अब तक 192 कंट्री जो है इसी का मेंबर बने हैं, और द ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स फॉर द रेटिफाइड, जो अभी तक ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल के लिए 107 कंट्री जो है वो इसका मेंबर बन गए हैं। आर्टिकल का बात करें तो इसी में 50 आर्टिकल देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका जो प्रिंसिपल, डेफिनेशन, ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट पार्टीज, ओके, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, राइट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन मेजर, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये सब कुछ आता है। लेकिन कुछ की आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल 6 जो कि वुमेन एंड डिजेबिलिटीज को डील कर रहा है, आर्टिकल 7 जो कि चिल्ड्रन एंड डिजेबिलिटी को डील कर रहा है, आर्टिकल 19 जो कि लिविंग एंड इंडिपेंडेंट को डील कर रहा है, आर्टिकल 24 जो कि एजुकेशन को डील कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यूएनसीआरपीडी का कौन सा आर्टिकल एजुकेशन को डील कर रहा है, और वो है आर्टिकल 24 जो है वो एजुकेशन को डील करता है। 27 एम्प्लॉयमेंट, 29 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और 31 डाटा कलेक्शन के ऊपर एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट, व्हिच आर द बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? Lack of physical facilities, lack of teacher with disabilities, lack of awareness among parents regarding inclusive education, lack of digital textbook. So the answer of this question is option C, that is 1/3, 5th. It means lack of physical facilities. ये भी इंडिया में दिखने के लिए नहीं मिलता है, और ये दिखने के लिए मिलता है कि फिजिकल फैसिलिटीज है जो है वो एनफ नहीं है। उसके साथ साथ जो अवेयरनेस है पेरेंट्स में वो भी लैक दिखने के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ डिजिटल टेक्स्ट बुक का लैकिंग दिखने के लिए मिलता है। Responsibility of all kind of coordination for implementing DES was assigned to Social Justice and Empowerment Ministry of India. Okay, uh, National Policy for Person with Disability 2006, NP 2020, 2020, Program of Action 1992, NP 1986. So the answer of this question is NPPD 2006 जो है ये क्या क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग साइंस सोशल हो गया, ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए ये काम कर रहा है। अगर हम लोग देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट को 2006 को, तो इसी को फॉर्मुलेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए कि जो नीड है, राइट है, हो गया, और कैसे उनको इंक्लूजन किया जा सकेगा, किसी को ये पर्सन विद डिजेबिलिटीज है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ही इसको बनाया गया था। और इसी को हम लोग देखिए तो पर्सन विद डिजेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 हो गया, जिसको कि जो RPWD राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज 2006 रिप्लेस किया है, उसी के तहत इसको बनाया गया है। और जो हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है जो कि यूएनसीआरपीडी के तहत किया गया है, उसी को फुलफिल करने के लिए भी ये वाला इनिशिएटिव लिया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव को देखिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हैविंग देयर राइट प्रोटेक्टेड, पार्टिसिपेट फुल्ली इन सोसाइटी, ये सब चीज हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, 21 टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटीज आर डिफाइंड इन RCI 1992, PW Act 1995, RPW Act 2016, National Policy for Person with Disability Act 2006. So the answer of this question is option C, that is RPWD Act 2016. अगर हम लोग RCI का बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1999, और ये एक एक्ट है जिसको कि 22 जून 22 जून 1993 से इम्प्लीमेंट किया गया है और इफेक्ट में लिया गया है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आ रहा है। 2000 में ये RCI एक्ट जो है इसी को अमेंड किया गया है और बहुत इंक्लूसिव और ब्रॉड बेस्ड बना दिया गया है। और ये जो अमेंडमेंट है वो क्या कर रहा है कि वो अलाइन कर रहा है फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम अदर डिजेबिलिटी रिलेटेड लेजिस्लेशन लाइक फियर ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज हो गया, एक्ट 1995 हो गया। और इसी का जो अमेंडमेंट है वो अलाइन करता है हमारा जो पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD एक्ट 1995 को।
इसी का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखें तो रेगुलेशंस एंड मॉनिटर्स करना, हो गया। वो पर्सन विद डिजेबिलिटीज को उसके साथ साथ स्टैंडर्डाइज को करना, कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, हो गया। सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर CRR जिसे कोई माना जाता है, कि एक CRR मेंटेन करना, रिकॉग्निशन टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो जो दिए हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, पेनल्टी मेजर्स लेना, हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखिए PWD एक्ट 1995 को, तो द पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995 इसको बोला जाता है। और यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन, राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन के ऊपर ये एम्फसाइज करता है, और इसको कॉमनली PWD एक्ट 1995 बोला जाता है। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इंडिया में, जो कि इंश्योर करता है क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी, हो गया। और PWD एक्ट जो है वो क्या करता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एम्फसाइज करता है, हो गया। राइट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फुल पार्टिसिपेशन फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज, ठीक है। अगर हम लोग PWD एक्ट को देखिए तो ये 1995 में इंडियन पार्लियामेंट में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये 1 दिसंबर 1995 में इसको बोथ हाउस से पास किया गया था और नोटिफाई किया गया था। अगर हम लोग इसका इफेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन का देखें तो वो है 7 फरवरी 1996 से इसी क्या किया गया है कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। It was created to give effect to the proclamation on the full participation of equality of people with disability in Asian and specific region, हो गया। और ये जो चीज़ें है, ये जो हमारा ESCAP जो कि बेजिंग्स में हुआ था 1992 में, इसमें इसको डिस्कस किया गया था। अगर इसका पर्पस को देखिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन फॉर राइट, दे आर राइट, और उसके साथ साथ फुल पार्टिसिपेशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें की फीचर का PWD एक्ट का, तो प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजेबिलिटी, कि ये कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकेंगे पर्सन विद डिजेबिलिटीज को, और या तो हम लोग किसी को अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, इसके ऊपर ये ज़्यादातर एम्फसाइज करता है। और इसके लिए जो सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ये सब ये करता रहता है। और जो पेरेंटियल्स पेरिनेटल पेरीनेटल और जो पोस्ट नेटल केयर है, वो भी क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है, ताकि जो डिजेबिलिटीज है उसको क्या किया जा सके, साइडलाइन किया जा सके। और उसके साथ साथ ये अवेयरनेस स्प्रेड करता रहता है कि कैसे ये डिजेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। एजुकेशन का बात करें तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए अप टू 18 ईयर्स ऑफ चाइल्ड के लिए, हो गया। नेक्स्ट फ्री बुक, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म्स, लर्निंग मटेरियल, ये भी प्रोवाइड करने के बारे में बोलता है। और उसके साथ साथ जो आर्किटेक्चरल बैरियर्स जो है, हो गया, जो स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, हो गया, उसी को भी क्या करना चाहिए कि स्टडी करना चाहिए और रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो 3% गवर्नमेंट जब वैकेंसी होता है वहाँ ये लोग के लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए। और 1% तो जो ब्लाइंडनेस, लो विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिजेबिलिटी, सेरिब्रल पल्सी, इनके लिए रखा जाना चाहिए। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्मिनेशन एंड डिमोशन ड्यू टू डिजेबिलिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग सर्विसेज, हो गया। और ड्यूरिंग द सर्विसेज बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं कि डिजेबल हो जाते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए भी ये बात करता है, हो गया। और जो टर्मिनेट कर देते हैं कोई अगर डिजेबल हो जा रहा है, तो उसको भी ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी की जो बहुत सारे ऐसे पब्लिक बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट है, और भी बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटी है जहाँ की ये जो PWD डिजेबल जो चाइल्ड है वो लोग अच्छे से उसको जा नहीं पाते, हो गया। इसके लिए उसको अच्छे से स्टडी करके वहाँ रैम्प, एलिवेटर, हो गया, ब्रेली, ये सब चीज़ वहाँ एस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद री एफ्रीमेटिव एक्शन, ये जो एड प्रोवाइड करना चाहिए, एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लैंड अलॉट लैंड एट कंसेशनल रेट फॉर हाउसिंग की कंसेशंस में
जो लैंड प्रोवाइड करना चाहिए, बिजनेस अगर कोई करना चाहता है एक पीडब्ल्यूडी वाला, तो उसको भी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन है पब्लिक लाइफ में वो नहीं होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है, और जो ग्रीवेंस रिड्रेशनल्स मैकेनिज्म वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये एम्पावर करता है कि देने के बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग आरपीडब्ल्यूडी का बात करें, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट फुल पार्टिसिपेशन के बारे में बोलता था, उसी को ये रिप्लेस किया है। और ये जो है इट वाज एनेक्टेड टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन। ओके, और ये इंडिया का जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, जो कि यूएनसीआरपीडी रेकमेंड किया था। ओके, जो कि 2007 में रेटिफाइड किया गया था, उसी को फुलफिल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। और ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो अप्रैल 19 2017 से क्या हो गया, इफेक्ट में आ गया था। लेकिन ये तो दिसंबर 2016 से ही बोथ हाउस से पास हो गया था और प्रेसिडेंट का भी साइन हो गया था। और इसी का अगर फीचर को देखिए तो इसी का हिसाब से पहले तो जो डिजाबिलिटी है वो 7 हुआ करता था, लेकिन ये एक्ट 7 से 21 को ले लिया, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, सेरिब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसकी मल्टीपल सेलुलर्स, पार्किंसन डिजीज हो गया, ब्लड डिजॉर्डर्स, थैलासेमिया, हिमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब चीज को क्या कर दिया, क्या ऐड कर दिया। और मेंटल इलनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है उनको भी एक अलग हिसाब से ये डिफाइन किया है। नेक्स्ट ये बोला कि एक्ट के तहत 40% अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको बेंच मार्क डिसेबिलिटी बोला जाएगा। हो गया, उसके साथ साथ ये एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड के बारे में बोलता था कि जो पब्लिक बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कि ओएस वहाँ कैसे ये जो डिजेबल लोग हैं उसको कैसे एक्सेस अच्छे से स्मूथली कर पाएंगे, उसी के ऊपर एम्फासाइज किया है। और उसके साथ साथ 6 से लेकर 18 ईयर तक जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको मेजर कैसे करना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को ट्रेनिंग देना चाहिए, साइन लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, ब्रेली सिखवाना चाहिए, हो गया, एसर्टिव डिवाइस को प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ करिकुला एंड एग्जाम्स जो है उसी को भी उसमें भी मॉडिफाई करना चाहिए। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन का बात करें तो टोटल 4% रिजर्वेशन का ये बात करता है। ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए 1%, डिफ एंड हियर ऑफ हार्ड जो है 1%, लोकोमोटर के लिए 1%, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1%। ओके, सोशल सिक्योरिटी मेजर का बात करें तो ये द गवर्नमेंट मस्ट फॉर्मुलेट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स की, ये जो गवर्नमेंट है वो रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम उसको बनाना चाहिए। हेल्थ क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इनसिक्योर इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ लीगल कैपेसिटी एंड इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर लॉ। ओके, ये कुछ इसका फीचर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हिच आर द वे ऑफ करिकुलम्स एडप्टेशन, करिकुलम्स को एडप्ट करने के लिए कौन कौन सा वे में हम लोग कर सकते हैं, एसिमिलेशन एकोमोडेशन, एसिमिलेशन मॉडिफिकेशन, एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। So the answer of this question is option C, that is accommodation and modification. Which of the following are the essential of inclusive education? Balanced and multi-level curriculum should be developed. There should be provision for cooperative learning in curriculum. Instead of making the student adjust with school, the school should adjust with student. Game-based teaching method and technique should also be included in teaching learning process. Special children should be taught by the special teacher. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 2 3 4 जो है वो सारे के सारे एसेंशियल एस्पेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। Does say that instead of saying that a person is having disability, we should inquire to which level of own efficiency a person is able to work. ओके, कि ये कौन बोलता है, एनसीएफ, एसएसए, एनईपी 1986, आईसीएफ।
तो ये आईसीएफ बोलता है कि हम लोग अ, जो लोग इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ए पर्सन इज हैविंग डिजेबिलिटी, कि कोई डिजेबिलिटी है, ऐसे बोलने की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी शुड इंक्वायर एट व्हिच लेवल ऑफ ओन एफिशिएंसी, कि उसका ये लेवल का एफिशिएंसी है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं वर्क फील्ड में। DES is a conceptual framework that describes disability, health, and functioning of a person. ICF, UNCRPD, RCI, Person with Disability Act 1995. So the answer of this question is option A, that is ICF. Which of the following provisions are made in National Policy for Person with Disability Act 2006? Person with disability will be known as Divyang. To prevent disability by identifying its preliminary level, transparent transparent system will be developed to provide disability certificate to the person with disability. Care of the pregnant women will be taken so that child will not born with disability. So the answer of this question is option B, that is 2, 3, 4 is the correct option. Which of the following tasks are assigned to Rehabilitation Council of India in amended RCI Act 2000, 1992 in the year 2000? To prepare Central Rehabilitation Register, to prepare standard curriculum for special education system, to train persons who are not eligible but provide any service on professional basis to the person with disabilities, to prepare human resource to work in the area of rehabilitation of disables. So the answer of this question is option D, that is 1, 2, 4 is the correct option.